ध्यान रखेंगे पहला स्टेटमेंट जो इसके बारे में बताया गया है वो सही हो जाएगा आपका। दूसरा क्या कह रहा है, वित्त वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ कोयले का अग्रणी उत्पादक, यानी कि कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि भाई कौन से तत्व में, कौन सी धातु में सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोड्यूसर या फिर मोस्ट रिजर्वर जो हमारा स्टेट है, कंट्रीज में पूछ लेगा ग्लोबल लेवल पर, लेकिन हमारे नेशनल लेवल पर पूछ लेता है कई बार स्टेट को कि सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पर है, कौन से राज्य में है, और सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो कौन से राज्य के द्वारा करा गया है। तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ कोयले का अग्रणी उत्पादक राज्य था, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ अग्रणी उत्पादक राज्यों में से हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो आता है। तो दूसरे स्टेटमेंट के बारे में हम बात करेंगे, तो ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा कोयला छत्तीसगढ़ के द्वारा ही प्रोड्यूस करा गया था। दोनों सही हो जाएंगे तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा इसके द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, ओके जस्ट सेकंड, ठीक है। 59 क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर हमें विचार करना है और विचार कर लेते हैं। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, दो ही स्टेटमेंट है हमारे, देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है हमारा इनमें से कि भारत के उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्रों की तुलना में, यानी कि हम थोड़ा सा एक यहाँ पर देख लेते हैं चीजों को समझने के लिए, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से ये उत्तर पूर्वी वाला एरिया मिल जाएगा। उत्तर पूर्वी जो पठारी क्षेत्रों की तुलना में दक्षिण पश्चिमी पठारी क्षेत्र में विविध खनिज भंडार कम है, ठीक है। यहाँ पर की जो डाइवर्सिटी है वैसे में हमें ये कम देखने को मिलेगी, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो दामोदर है, सोन है, महानदी और जो गोदावरी घाटियां हैं, वहां पर 97% से ज्यादा कोयले के भंडार मिलेंगे। और जो ज्यादातर जो हम बात करते हैं प्रमुख जो खनिज संसाधन है वो मंगलुरु और जो कानपुर को जोड़ने वाली रेखा है इसके पूर्व में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा, तो हम और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि केरल में जो मोनाजाइट और जो थोरियम है ना वो बॉक्साइट किले के भंडार वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और गोवा में हमें नीचे यहाँ पर बात करते हैं केरल, और ये इस बारे एरिया में बात करेंगे तो यहाँ पर हमें केरल में मोनाजाइट बालू मिली गई थी, गोवा में हमें देखने को मिलेंगे कि लोहा इसके भंडार हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें देखने को मिल रही थी। दूसरा कह रहा है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में धारवाड़ खनिज प्रणाली शामिल है, तो बिल्कुल सीधी सी बात है। धारवाड़ यानी कि धातु, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा हमारा आपका यहाँ पर ये बेल्ट, राजस्थान में जो अरावली और गुजरात वाला हिस्सा हुआ होगा यहाँ पर धारवाड़। तो ध्यान रखेंगे धारवाड़ में हमें क्या धातु खनिज मिलते हैं, धा से धारवाड़, धा से धातु, इस तरह से आप इसको ध्यान में रख लेंगे तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। सही ही आपसे पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 60वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है लौह अयस्क के संबंध में, इनमें से विचार करना है लौह अयस्क के बारे में। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है लौह अयस्क के बारे में, पहला कह रहा है कि भारत के पास एशिया के लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है, रिजर्वायर के बारे में बात करी जा रही है। तो बिल्कुल प्रचुर मात्रा हमारे यहाँ माना जाता है जो आयरन ओर है इसके बारे में, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है हेमेटाइट और सिडीराइट दोनों ही लौह अयस्क के अयस्क हैं, बिल्कुल सही बात है। हेमेटाइट, सिडीराइट, मैग्नेटाइट ये सारी चीजें जो हमें लौह अयस्क के ही मतलब लोहे के ही अयस्क देखने को मिलते हैं, तो दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है हमारे यहाँ पर वर्ष 2021 तक जो छत्तीसगढ़ है भारत में अग्रणी लौह अयस्क उत्पादक राज्य था, यानी कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वाला। तो यहाँ पर प्यारे मित्रों छत्तीसगढ़ नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जगह पर ओडिशा होना चाहिए था। ओडिशा से सबसे ज्यादा आयरन ओर का प्रोडक्शन हमें देखने को भारत में मिलता है, तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा। सही के बारे में बात कर रहा है तो एक और दो, यानी कि केवल दो, यानी कि एक और दो, केवल जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 61 के बारे में बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है हमारा 61 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है उनके बारे में बात करना है। तो पुट्रेसिबिलिटी, पुट्रेसिबिलिटी इसके बारे में बात करनी है। पुट्रेसिबिलिटी ऑक्सीजन का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों द्वारा जल में उपस्थित जो कार्बन पदार्थ हैं उनके अपघटन की प्रक्रिया को हम पुट्रेसिबिलिटी बोलते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ये जो पुट्रेसिबिलिटी यहाँ पर इसकी थोड़ी सी जो है डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। बेसिकली जो हमारा टर्म होता है ना इसको बेसिकली हम खाद्य संरक्षण के संदर्भ में यूज करते हैं, क्योंकि जो ज्यादा पुराना खाना होता है वो जल्दी खराब हो जाएगा जब तक कि इसे ठीक से संरक्षित या फिर संग्रहित हम नहीं करेंगे तो, ठीक। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा बोल रहा है कि ऑयल जेपर जीवाणु, ऑयल जेपर क्या होता है, तो ऑयल जेपर को आप जानते हैं हमारा ऑयल स्पिल जो प्रणाली होती है ना, यानी कि समंदर में जो तेल फैल जाता है वो उसको हम ऑयल जेपर प्रणाली यानी ऑयल स्पिलिंग उसको हम बोलते हैं। जो समंदर में टैंक्स जो हमारे आ रहे होते हैं इम्पोर्ट हम जो तेल करते हैं, किसी भी कारण से जब वो तेल फैल जाता है, तेल का रिसाव हो जाता है, तो हम उसको ऑयल स्पिल कहते हैं। अब ऑयल जेपर प्रणाली क्या होती है, तो ऑयल जेपर में क्या होता है एक बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया का एक ग्रुप होता है, उन बैक्टीरिया के ग्रुप को वहां पर छोड़ा जाता है। और ऑयल क्रूड ऑयल होता है, उसमें क्या होता है क्रूड ऑयल में कुछ नहीं हमारे बात करते हैं तो जो क्रूड ऑयल में हमारे जो तत्व होंगे, क्रूड ऑयल में हम बात करेंगे तो बेसिकली हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो क्रूड ऑयल होता है उसमें ज्यादातर, तो ये बैक्टीरिया का ग्रुप क्या करेगा जब इनको यहाँ पर हम छोड़ते हैं तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे क्रूड ऑयल में उसको खा जाते हैं, वही हानिकारक होते हैं उसको खा के, और जो है नॉर्मल चीजें बचती हैं उनको जो है छोड़ देते हैं समंदर में ही। तो ये वहाँ पर जो वहाँ का इकोसिस्टम होता है जो समंदर होता है उसको कम नुकसान पहुंचाता है, तो ऑयल जेपर प्रणाली इसी को बोलते हैं। जीवाणु का समूह होता है जो दूषित तेल स्थलों के प्रदूषकों को अपघटित करते हैं और इस प्रक्रिया में कोई हानिकारक अपशिष्ट सदस्य नहीं होता। बिल्कुल सही आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑयल जेपर में। तो ऑयल जेपर प्रणाली को आप ध्यान रखेंगे कैसे काम करती है, क्या क्या चीजें होती हैं, इसके बारे में आपको सब कुछ जो है अच्छे से पता होना चाहिए।
तो दोनों चीज़ें आपके लिए सही हो जाएँगी, यहाँ पर देख लेंगे आप अच्छे से। तो यहाँ पर हमारा जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हम अपने क्वेश्चन नंबर 62 की ओर मूव कर रहे हैं। जिनको भी इंग्लिश में अपना पढ़ना है, वो आराम से पॉज़ करके अपने क्वेश्चन्स को बढ़िया तरह से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं हम क्या कह रहा है। 62 में बात करी जा रही है, कुछ 2 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं और इनमें से कह रहा है कि इन 2 स्टेटमेंट के बारे में कौन-सा सही है, हमें वो बताना है इनमें से, ठीक है? तो देखते हैं क्या कह रहा है। पहला कह रहा है हमें राइज़ोफ़िल्ट्रेशन एक इन सिटू बायोरेमेडिएशन की तकनीक है। बायोरेमेडिएशन क्या होता है? यानी कि जैव उपचार। ठीक है? अब जैव उपचार की 2 प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं, यानी कि हम बात करेंगे इन सिटू यानी कि जो साइट हमारी प्रदूषित है, वहीं की वहीं उसी साइट पे एक्स सिटू होता है, यानी कि जो हमारी हम बात करेंगे तो जो हमारी पॉल्यूटेड साइट्स हैं, उनको दूसरी जगह पे ले जाके लैब वगैरह में वहाँ उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो राइजो फिल्ट्रेशन कह रहा है एक इन सिटू बायोरेमेडिएशन तकनीक है, इनमें से बात करेंगे। तो हम बात करेंगे राइजो फिल्ट्रेशन के बारे में। ठीक है? तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है इसके बारे में, तो देख लेते हैं हमें क्या कह रहा है इनमें से। ठीक है? तो बायो तकनीक है जिसमें स्थानीय जीवाणुओं के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दूषित मिट्टी में कूप के माध्यम से वायु और पोषक तत्वों को भेजा जाता है। तो जहाँ भी कूप आ जाए ना, यानी कि एक जहाँ भी मान लीजिए मिट्टी है, वहाँ पर हमें जो है बायोरेमेडिएशन करना है। तो ये प्रदूषित मृदा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कुआँ टाइप का वेलिंग करेंगे इसमें, और अंदर ही जो पॉल्यूटेड है, यहाँ पर हम पोषक तत्वों को और वायु जो होगी, यानी कि हवा, ऑक्सीजन है, उसको भेजेंगे ताकि जहाँ पर चीज़ें जो हैं जो पॉल्यूटेड चीज़ें हैं, वो सही हो जाएँ। तो इसको हम ये जो बोला गया है, इसको रेमेडिएशन की जो तकनीक होती है, इसको इसमें हम जो है कुछ तरीके होते हैं, बायो रेमेडिएशन की कुछ तकनीक होती हैं, बायोस्पार्जिंग वगैरह, ठीक है? और यहाँ पर हम बात करते हैं बायोरिएक्टर वगैरह होते हैं यहाँ पर, ठीक है? और जेनेटिक इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से बात करेंगे तो फाइटो रेमेडिएशन होते हैं उनमें से, ठीक है? और इनमें से हम बात करेंगे तो फाइट्रो एक्यूमुलेशन होता है, राइजो फिल्ट्रेशन होता है, बायो रेमेडिएशन में हम बात करेंगे तो माइक्रो रेमेडिएशन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके बारे में जो डिटेल्स दी जा रही हैं पहले के बारे में, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, जो यहाँ पर कूप के माध्यम से चीज़ें भेजी जाती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल नहीं होंगी। किसके बारे में बोला जा रहा है? राइजो फिल्ट्रेशन के बारे में। तो राइजो फिल्ट्रेशन तो होता क्या है, हमारा एक जल शोधन की तकनीक होती है राइजो फिल्ट्रेशन तो, ठीक है? जिसमें जो पौधों की जड़ होती है, उनके द्वारा जो दूषित पदार्थ हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और इसका जो यूज़ करते हैं हम, जो नेचुरल हमारी वेटलैंड होती हैं और जो एस्चुरीज वगैरह होती हैं, उनके पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम इनका यूज़ कर रहे होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, पहला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा गलत। दूसरा क्या कह रहा है? बायो वेंटिंग, देखो एग्जैक्टली यही होता है बेसिकली इन मॉक टेस्ट में, कि इसकी इन्फॉर्मेशन इसमें दे दी गई। तो ऊपर जो इन्फॉर्मेशन सारी दी गई थी ना, ये बायो वेंटिंग की इन्फॉर्मेशन दी गई थी कूप के माध्यम से, जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर कह रहा है जल शोधन तकनीक, यानी कि जो बायो राइजो फिल्ट्रेशन, इसकी पूरी तकनीक नीचे दे दी गई है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक उपागम है, प्राकृतिक आर्द्रभूमि और जानवरों के इनको शोषण को कम करता है। तो दोनों गलत हो जाएंगे ये, यानी कि एक दूसरे की क्रॉस कर दी गई है। तो सही के बारे में पूछा है तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, दोनों गलत है। ध्यान रखना है आपको, क्रॉस के हिसाब से जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को राइट कर लेना है। चलो 63 देखते हैं हमारा, केल्प वनों के संदर्भ में यहाँ पर कौन से सही पूछ रहा है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि ये जल के भीतर पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो कई अलग-अलग प्रजातियों के सघन विकास के गहरे पानी में निर्मित होते हैं। तो ध्यान रखेंगे अलग-अलग प्रजातियों के हमें सघन वन विकास जो उथले जल क्षेत्र में ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कह रहा है गहरे में नहीं बल्कि ये शैलो वाटर में हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है? इसलिए जो पहला स्टेटमेंट होगा वो हो जाएगा गलत। ठीक है? पहला स्टेटमेंट होगा वो गलत हो जाएगा। दूसरा, ये ठंडे पोषक तत्वों से भरपूर जल में पनपते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा सही। ठीक है? ये ठंडे और जो पोषक तत्वों से भरपूर जल है उनमें पनपते हैं। तो इनके बारे में हम बात करेंगे, तो दूसरा स्टेटमेंट ये हमारा सही है, पहला स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है? 64, नोबेल हेलेन तितली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए, इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? ठीक है? इनके बारे में बात करनी है हमें, ठीक है? तो देख लेते हैं इनमें से क्या कहा जा रहा है। पहले स्टेटमेंट में देखेंगे नोबेल हेलेन तितली, इसके संदर्भ में ये केवल म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम में पाई जाती हैं। इनके इनके बारे में बात हो तो केवल बात आ गई ना यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस तितली के बारे में बात करेंगे तो म्यांमार हुआ, साउथ चाइना से वियतनाम जैसे देशों में यहाँ पर ये पाई जाती है, विलुप्त हो गई थी, भारत में पहली बार ये दर्ज करी गई थी। तो पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा गलत। दूसरा, भारत में पहली बार केरल में पाई गई थी, तो भारत में पहली बार, इसके दूसरे स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे तो पहली बार अरुणाचल में मिली थी, ये अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा है हमारा वहाँ पर, ना कि केरल में। तो ये भी गलत हो जाएगा। सही पूछ रहा है, डी स्टेटमेंट राइट हो जाएगा हमारा, मतलब डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि ना तो पहला सही है ना दूसरा। अब हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसल है, यानी कि आनुवंशिक रूप से जो आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसलें होती हैं, उनके बारे में विचार करना है। तो जीएम क्रॉप्स होती क्या है, आपको सिंपल सा बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ। जो हमारी बेसिक फसलें होती हैं, उन फसलों के बीजों के जो जीन्स होते हैं, उन जीनों में जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से कुछ वांछित बदलाव करे जाते हैं। उनमें किसी अन्य जो बाहरी प्रजाति होती है ना, उस बाहरी प्रजाति के कुछ अन्य वांछित जीव डाले जाते हैं, जैसे कि हम जो भी क्वालिटीज़ चाहते हैं कि भई हमें अपनी फसल में ये प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, उसमें पोषण ज़्यादा हो, सूखा प्रतिरोधी हो, तो वो सारे चेंजेस हमारे करे जाते हैं जीएम यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, उनको बोलते हैं हम जीएम क्रॉप्स। अच्छे एग्जांपल की सहायता से हम देखेंगे तो बीटी कॉटन हो गया, अभी हमारा जो भारत में उत्पादन कराया है सिर्फ बीटी कॉटन ही एक जीएम क्रॉप है, ठीक है? 65 के बारे में
पहला कह रहा है भारत में जीएम फसलों को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसे एपीडा बोलते हैं, उसके द्वारा निर्यात करा जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि इनके बारे में हम बात करें तो जीईएसी इसे बोलते हैं, इसके द्वारा इनका जो है रेगुलेशन होता है। इसको बोलते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। यानी कि कोई भी अगर हमें जीएम क्रॉप है उसका उगाना है, तो उसको हमें प्रोडक्शन करना है, तो जीईएसी का जो हमारा जलवायु परिवर्तन परिवर्तन मंत्रालय है, उसके अंडर में काम करती है। इससे अप्रूवल की आवश्यकता होती है। इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका क्लियरली हो जाएगा गलत। दूसरा, भारत में बीटी कपास और बीटी बैंगन एकमात्र जीएम फसलें हैं जिन्हें व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी दी गई है। तो बिल्कुल ये जो नहीं नहीं नहीं, यहाँ बीटी बैंगन नहीं है, सिर्फ केवल केवल बीटी कपास है। बीटी बैंगन को अभी जो, क्योंकि इसके जो हमारे पर्यावरण वाले चीजें हैं, मानव पर स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, अभी तक कोई भी ऐसी फसल को अनुमति नहीं मिली है जीएम क्रॉप्स को जो कि हमारी खाने योग्य हो। बीटी कपास को हम खाने में यूज तो कर नहीं रहे हैं, इसलिए इसको अनुमति मिल गई, लेकिन जो चीजें हम खा सकते हैं उनमें से किसी भी चीज को अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में हमारे जो दोनों स्टेटमेंट होंगे, दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाएंगे। अब देख लेते हैं कि बेसिकली हमारे इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था। तो इनमें से सही पूछ रहा था, तो दोनों गलत है, तो डी स्टेटमेंट मतलब डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि एक भी इनमें से सही नहीं है। 66 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर वर्णन की पूछ रहा है कि कौन से जो है पौधा है उसका वर्णन करा गया है, ऊपर डिटेल्स दी गई हैं। कह रहा है यह पौधा बढ़ते मौसम के दौरान उच्च आर्द्रता और भारी वर्षा के साथ उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु को प्रधानता देता है। प्रतिवर्ष 150 से 300 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए, 20 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए, और अम्लीय मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है, और छायांकित क्षेत्रों में उन क्षेत्रों को प्रधानता देता है। चाय, गन्ना, जूट और कपास। तो ध्यान रखेंगे ये सारी जो डिटेल बताई गई है, हमारी जो चाय है जो पहाड़ी ढलानों पर होती है, ज़्यादा बारिश चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, वो सारी क्वालिटीज के हम ऊपर बताई गई हैं। 67 देख लेते हैं। फर्स्ट मूवर्स जो कोalition है हमारा, गठबंधन है, इसके संबंध में हमें चीजें देखनी है, इनके बारे में बतानी है, इसके बारे में। तो इसके बारे में हम बात करें तो बेसिकली हमारा जो पहला स्टेटमेंट कह रहे थे, ग्लासगो में COP26 में भारत और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा लॉन्च करा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भारत के द्वारा नहीं, जो फर्स्ट मूवर्स कोalition है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो था ही था, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ हमारा जो यूएस था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसके द्वारा इसको लॉन्च करा गया था। ठीक है, तो लेकिन अभी हम लेटर ऑन देखेंगे, बाद में जो भारत है वो उसमें शामिल हो गया था, तो इसलिए हमारा पहला गलत हो जाएगा, भारत नहीं बल्कि यहाँ यूएस होना चाहिए था। दूसरा क्या कह रहा है हमारा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो हार्डर टू एबिट औद्योगिक जो क्षेत्र है उनको डिकार्बोनाइज करना, यानी कि जो भी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर कार्बन का उत्सर्जन कम हो, ये इसका उद्देश्य है। जो वैश्विक उत्सर्जन के एक बड़े हिस्से के लिए सेक्टर अकाउंटिंग हेतु जिम्मेदार है। तो बिल्कुल दूसरा आपका सही हो जाएगा, सही के बारे में ही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल दो आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा। 68 के बारे में हम बात करेंगे, क्या कह रहा है, जहाज समुद्री प्रहरी जो कि हाल ही में जन समाचारों में था, ये एक है, यानी कि क्या है ये, इसके बारे में बात करेंगे। तो एम्फीबियस वॉरफेयर शिप है, प्रदूषण नियंत्रण का पोत है, टॉर्पेडो प्रक्षेपण और पुनर्प्राप्ति पोत है, परमाणु संचालित विमान वाहक है। तो ये इनमें से क्या है, तो इसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो ये प्रदूषण नियंत्रण करने वाला पोत है हमारा जहाज समुद्र प्रहरी। ये भी हाल ही में जो है समाचारों में रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम 69 देख लेते हैं। उससे पहले आप जो है अपना पूरे पेज को देख लीजिए, जो भी आपके सारी चीज़ जो इंग्लिश वाले हैं, जब जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ना है पॉज करेंगे, और पॉज करके अपना जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप लोग